एक महिला अपने घर का कामकाज करने के बाद में, चूंकि नवंबर का महीना होता है तो थोड़ी ठंड होती है, तो कामकाज करने के बाद में वो अपना चाय का गिलास लेती है, चाय का कप जिसे हम लोग बोलते हैं। उस चाय के कप को लेती है, बाहर जाकर बैठती है। जैसे ही धूप में वो बाहर बैठी होती है तो उसे महसूस होता है कि कुछ अजीब तरीके की बदबू आ रही है। और ये जो बदबू आ रही है, इसने इस तरीके की बदबू अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी महसूस नहीं की। अब ये ध्यान लगाने की कोशिश करती है कि ये जो बदबू है ये किधर से आ रही है। जब काफ़ी देर ये मशक्क़त करती है, काफ़ी देर सोचती है, विचारती है, उस बदबू की तरफ सूंघने की कोशिश करती है, तो इसे पता चलता है कि इसके घर में जो ऊपर की मंजिल पर किराएदार रहते हैं, शायद ये बदबू उन्हीं के किचन से आ रही है, उन्हीं के घर से आ रही है। अब ये जो महिला थी तुरंत दौड़ी दौड़ी भागी भागी ऊपर पहुंचती है ताकि अपने किराएदार से ये कह सके कि ये जो बदबू आ रही है ये क्यों आ रही है। अगर ऐसा कुछ खाना वगैरह सड़ रहा है तो कम से कम उसे फेंको, जिसकी वजह से सांस लेना भी दूभर हो रहा है। ये महिला ऊपर पहुंचती है। ऊपर पहुंचने के बाद में जैसे तैसे कर कर उस गेट को खुलवाया जाता है। गेट को जब ये खुलवाती है तो देखती क्या है कि सामने का जो दृश्य है उसे देखने के बाद में इस महिला की ना चाहते हुए भी चीख निकल जाती है। दरअसल सामने जो मेज़ होती है उस मेज़ पर एक इंसान का सर रखा हुआ है। सामने एक परात में, एक तसले में एक इंसान के हाथ और पांव कटे हुए रखे हुए हैं। बाकी जो उसके जिस्म के हिस्से हैं उसकी बोटियां बनाई गई हैं और उससे कोरमा बनाया जा रहा है। जो कोरमा बन रहा था, आमतौर पर अगर नॉर्मल मीट होता है तो उसमें अलग तरीके की खुशबू आती है, लेकिन यहाँ पर जो इंसानी मीट बन रहा था उसकी खुशबू नहीं बल्कि बदबू थी। और ये जो बदबू थी, ये बदबू इस मकान मालिक से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब इस तरीके से ये जो बदबू को देखती है और एक इंसानी मांस का कोरमा बनाया जा रहा है, ये देखकर वो हैरत में पड़ जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब इस पूरी घटना का खुलासा होता है तो हर कोई दंग रह जाता है कि आखिर इतनी निर्मम हत्या और उसके बाद में इस तरीके से लाश के कई सारे टुकड़े कर कर अलग अलग जगहों पर रखे गए, उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों की बोटियां बनाई गई और उसके बाद में उसका कोरमा बनाया जा रहा था। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज के दिन की घटना शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है, और वो निवेदन ये है कि आप जब कहानी पे आते हैं तो अपना एक प्यारा सा लाइक करे करें, एक कमेंट्स करा करें, ताकि मुझे एक तरीके से एनर्जी मिल सके और मैं कल इससे और ज़्यादा मेहनत कर कर आप लोग के लिए क्राइम स्टोरी ला सकूँ। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑलमोस्ट 50% के आसपास, जो बिना सब्सक्राइब करे हमारी क्राइम स्टोरी देखते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को लेटेस्ट क्राइम की स्टोरीज जो हमारे चैनल पर आती हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। और आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जो भी क्राइम स्टोरीज आती हैं उसको आप लोग अनस्टॉपेबल सुनते रहेंगे। आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर साल 2011 से, और पाकिस्तान में कराची के आसपास एक शहर लगता है शायद, जिसका नाम है शाह फैसल। और ये जो शाह फैसल शहर है, इसी शाह फैसल शहर के अंदर एक कॉलोनी आती है ग्रीन सिटी, और इसी ग्रीन सिटी में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार का जो मकान है वो 2 मंजिला मकान है। ऊपर वाला फ्लोर इन्होंने किराए पर उठा रखा है। जिस व्यक्ति को किराए पर दिया है उसका नाम अहमद अब्बास है। जो उसकी पत्नी है उसका नाम जैनब बीबी है। अब जो अहमद अब्बास, जैनब बीबी है, ये ऊपर के फ्लोर पर किराए पर रहा करते थे, नीचे मकान मालिक रहा करते थे। तो 24 नवंबर साल 2011 वाले दिन ये जो परिवार था, जो मकान मालिक का, ये सुबह सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं। जो मकान मालिक की पत्नी होती है वो मकान मालिक को एक कप चाय बना कर देती है और खुद अपनी चाय का जो कप होता है उसे लेकर मकान के सामने कुर्सी लगाकर बैठ जाती है। तकरीबन सुबह के 9:30 बजे के आसपास का समय था। धूप मध्यम मध्यम निकल रही थी, सर्दियों का समय था, तो ऐसे में धूप भी सेक रही थी, चाय भी पी रही थी। अब इसी दौरान इन्हें महसूस होता है कि यहाँ से कुछ अजीब तरीके की बदबू आ रही है। धीरे धीरे वो जो बदबू थी वो बढ़ती जाती है। अब जो मकान मालिक की पत्नी होती हैं वो समझ जाती हैं कि इस तरीके की बदबू उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, न पहले कभी उन्होंने इस तरीके की बदबू महसूस की है। अजीब तरीके की बदबू है। वो तमाम तरीक़ों से पता लगाने की कोशिश करती हैं, सूंघने की कोशिश करती हैं कि भाई ये बदबू किधर से आ रही है। आमतौर पे अगर कहीं से बदबू आती है तो हम लोग अंदाज़ा लगा ही लेते हैं ना कि इधर से बदबू आ रही है। जो मकान मालिक की पत्नी थी, जब काफ़ी देर अंदाज़ा लगाती हैं तो इन्हें महसूस होता है कि ये जो बदबू है, ऊपर जो मकान मालिक, जो मकान में जो किराएदार रहते हैं जिनका नाम अहमद अब्बास है, उनके कमरे से आ रही है। लिहाजा मकान मालिक की जो पत्नी होती हैं दौड़ी दौड़ी सीधा सीधा इस अहमद अब्बास के दरवाजे पर पहुंचती हैं।
ऊपर, और ऊपर जाने के बाद में अहमद अब्बास को आवाज़ लगाती है। काफ़ी देर तक अहमद अब्बास को आवाज़ लगाती है, लेकिन अहमद अब्बास अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब जब अहमद अब्बास रिस्पॉन्स नहीं देता है, 10 से 15 मिनट इन्हें आवाज़ लगाते हुए हो गए, तो अहमद अब्बास की जो पत्नी थी, जिसका नाम ज़ैनब बीबी था, अब ये मकान मालिक की पत्नी ज़ैनब बीबी का नाम लेकर आवाज़ लगाने लगती है। इनको भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ लगाए जाते हैं, लेकिन ज़ैनब बीबी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है, अहमद अब्बास भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। अब ये जो मकान मालिक की पत्नी होती है, पहले तो ये सोचती है कि शायद इनकी आंख लगी हो और अभी तक ये लोग उठे ना हों, लेकिन इसके लिए बड़ी हैरानी की बात यह थी कि दरवाजे तक किसी भी चीज़ की खोलने की आवाज़ आ रही थी, यानी जैसे पानी के बड़े से बर्तन में कोई चीज़ उबाली जा रही हो, जैसे पानी की आवाज़ आती है गर्म होने पे। इस तरीके की दरवाजे के आसपास आवाज़ भी आ रही है और घर के अंदर से किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं, यानी जो किराएदार थी वो अंदर से बोल नहीं रही थी, इधर जो मकान मालिकिन थी ये बड़ी परेशान हो रही थी। लिहाजा जो मकान मालिक की पत्नी होती है, इसे समझने में देर नहीं लगती है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पतीले से किसी भी चीज़ की गर्म होकर खोलने की आवाज़ आ रही है और अंदर से जो अहमद अब्बास है, उनकी जो पत्नी है ज़ैनब बीबी, ये लोग बोल नहीं रहे। आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर ये लोग सोच और सो रहे हैं तो फिर पतीले में ये सब सामान कौन बना रहा है? लिहाजा जो मकान मालिक की पत्नी होती है, ये आवाज़ लगा कर कहती है कि देखो दरवाज़ा खोलते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूँगी। अब जैसे ही ये बात उस घर के अंदर पहुंचती है, तो जो उस घर में जो अहमद अब्बास की पत्नी होती हैं ज़ैनब बीबी, ये भीगी हुई अवस्था में गेट खोलती हैं। गेट खोलने के बाद में कहती हैं कि भाभी क्या बात है, मैं तो बस नहा रही थी और नहाने की वजह से दरवाज़ा खोलने में लेट हो गई। तो जो मकान मालिक की पत्नी होती है वो कहती है कि चलो वो तो ठीक है, दरवाज़ा खोलने में लेट हो गई, नहा रही थी, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे घर से कुछ इस तरीके की बदबू आ रही है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आखिर ये किस चीज़ की बदबू है? तो जो ज़ैनब बीबी होती है वो कहती है कि कौन सी बदबू भाभी, हमारे घर से तो कोई बदबू नहीं आ रही है। तो उसके बाद में मकान मालिक की जो पत्नी होती है वो कहती है कि तुम्हारे घर में कुछ पकाया जा रहा है जिसकी बदबू इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मुझे सांस लेना भी दूभर हो रहा है। तो जो ज़ैनब बीबी होती है वो कहती है कि हाँ, हम लोग कोरमा बना रहे थे और शायद जो मीट ये लेके आए थे वो मीट थोड़ा ख़राब हो रहा है, इस वजह से बदबू आ रही है। इतनी ही ये बातें चल रही थी, ज़ैनब बीबी उस मकान मालिक की पत्नी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, उससे घुमाने की कोशिश कर रही थी कि इतने ही समय में जो मकान मालिक की पत्नी होती है उसकी नज़र सामने पड़े हुए एक टेबल पर जाती है, और जैसे ही उस टेबल पर उसकी नज़र पड़ती है तो सामने का जो दृश्य होता है, जो नज़ारा होता है, उसे देखने के बाद में उस मकान मालिक की पत्नी की चीखें निकल जाती हैं। वो चीख कर सीधा नीचे की साइड भागती है और चीख इतनी तेज़ थी कि आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। साथ के साथ मकान मालिक की जो पत्नी थी, उसके पति यानी खुद मकान मालिक भी आ जाते हैं, आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। लोग पूछते हैं कि तुम क्यों चीख रही हो? तो जो महिला होती है वो बताती है कि मैं ऊपर गई थी और ऊपर जो ज़ैनब बीबी हमारे मकान में किराए पर रहती हैं, उनके पति अहमद अब्बास हैं। वो जो अहमद अब्बास हैं उनका कटा हुआ सर टेबल पे रखा हुआ है एक प्लेट के अंदर। इस तरीके की चीज़ देखकर मैं घबरा गई हूँ। उसके बाद में तुरंत वहाँ से पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस जब इस तरीके का वाक़या सुनती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुँचती है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो बाकी लोगों की भी हिम्मत होती है कि पुलिस के साथ वो लोग ऊपर जाएं। पुलिस ऊपर जाती है, बाकी के लोग भी साथ में ऊपर जाते हैं। यकीनन पुलिस जब दरवाज़ा खुलवा कर अंदर घुसती है, अंदर प्रवेश करती है, तो जो ऑफिसर उस समय इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इस केस की, अगर आज भी उनके इंटरव्यू देखते हो तो वो बताते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी में इस तरीके का कोई केस कवर नहीं किया था। इस तरीके के हालात हमने पहले कभी नहीं देखे थे, क्योंकि जब हम उस घर के अंदर घुसे थे तो हमने देखा जो अहमद अब्बास थे उनका सर कटा हुआ टेबल पर एक प्लेट के अंदर, एक थाली के अंदर रखा हुआ था, और एक बड़े से पतीले के अंदर उनके हाथ और पाँव काट कर रखे गए थे। बाकी जिस्म के हिस्सों की बोटियां बनाकर उनका कोरमा बनाया जा रहा था। पुलिस जब इस तरीके का दृश्य देखती है, तुरंत उस जो आग थी, जो आग जल रही थी, उस आग को बुझाया जाता है और जो डेड बॉडी के जितने भी पार्ट्स थे पुलिस अपनी कस्टडी में लेती, सबको फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर जब ये मामला मीडिया में निकलता है, नेशनल मीडिया में पहुंचता है, तो पाकिस्तान का ये एक ऐसा केस था, जहां तक मेरी नॉलेज की बात है तो साल 2011 में ऐसा कोई भी देश नहीं था जिस देश की मीडिया ने इस केस को तवज्जो नहीं दी थी, इस केस पर सुर्खियां नहीं डाली थी, इस केस के ऊपर चर्चा नहीं की थी। जब पूरी दुनिया की मीडिया इस केस को कवर कर रही थी तो हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिर ये एक ऐसी महिला थी जिसने अपने पति के ही 62 टुकड़े कर दिए, उसके बाद उसके जिस्म से, उसके मांस से कोरमा बना रही थी। ये जानने की हर किसी के मन में लालसा थी, हर कोई जानना चाहता था।
दरअसल जब इस महिला से पुलिस पूछताछ करती है और जो एक न्यूज़ चैनल है पाकिस्तान का ARI न्यूज़ चैनल, इस न्यूज़ चैनल को इस महिला ज़ैनब बीबी ने एक इंटरव्यू दिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था। उसमें इस ज़ैनब बीबी ने बताया कि उसकी शादी अहमद अब्बास से 6 साल पहले हुई थी, यानी 2006 में हुई थी। 2006 में उसकी शादी हुई थी। लेकिन इसकी शादी का जो किस्सा है ये भी थोड़ा अजीब है। दरअसल जो ज़ैनब बीबी थी उसकी पहले शादी हुई थी और उसके बाद में शादी होने के बाद में उसे एक बेटी होती है जिसका नाम ये लोग सानिया रखते हैं। सानिया जब 17 महीने की होती है तो ज़ैनब के पति की मौत हो जाती है। अब ज़ैनब के पति की जब मौत होती है तो ज़ैनब की एक बेटी थी जिसका नाम सानिया था, उम्र लगभग 17 महीने की थी। यानी अब ज़ैनब की बेटी सानिया की जितनी भी जिम्मेदारी थी ज़ैनब के कंधों पर आ चुकी थी और सहारे को उसका जो पति था उसकी भी मौत हो चुकी थी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बच्चे की परवरिश करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। महंगाई, करप्शन, गरीबी, ये सारी चीज़ पाकिस्तान के अंदर आए दिन हमें देखने को मिलती रहती है। इस तरीके की न्यूज़ देखने को मिलती रहती है। यानी महंगाई के इस दौर में ज़ैनब के ऊपर बेटी सानिया का बोझ था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करती थी, लोगों के घरों में काम किया करती थी, जिससे वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे रही थी क्योंकि बेटी अब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। और इसने अपनी बच्ची के लिए कोचिंग भी लगवाई थी। जिस मास्टर के पास में उसने कोचिंग लगवाई थी उस मास्टर का नाम अहमद अब्बास था। अहमद अब्बास ही वही व्यक्ति था जिसके ज़ैनब बीबी ने 62 टुकड़े कर दिए। अहमद अब्बास से कोचिंग लगाई थी। अहमद अब्बास वैसे तो एक सिक्योरिटी का काम किया करता था, लेकिन खाली समय में ये बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाया करता था। अहमद अब्बास अक्सर ज़ैनब बीबी के घर जाकर सानिया को कोचिंग पढ़ाया करता था और जब ज़ैनब बीबी के घर जाता था तो इसी बीच में ज़ैनब बीबी से इसकी कुछ बातचीत हुआ करती थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है। ज़ैनब बीबी अहमद अब्बास में दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। साल 2006 में ये लोग फैसला करते हैं कि हमें निकाह कर लेना चाहिए। अब चूंकि अहमद अब्बास को भी ज़ैनब बीबी काफ़ी पसंद थी, ज़ैनब बीबी को भी अहमद अब्बास पसंद था। दूसरी तरफ ज़ैनब बीबी का ये भी मानना था कि चलो ठीक है, वैसे भी उसका कोई सहारा नहीं है, अगर अहमद अब्बास से शादी कर लेगी तो उसे सहारा मिल जाएगा, जो बेटी सानिया है उसे भी बाप का नाम मिल जाएगा। लिहाजा साल 2006 में परिवार के खिलाफ जाकर ये जो ज़ैनब बीबी थी और अहमद अब्बास जो थे ये शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो ये जो बेटी थी, जिस समय साल 2006 में शादी हुई थी तो उस समय लगभग 5-6 साल के आसपास इसकी उम्र थी। और जैसे जैसे वक्त गुजरा ये जो बेटी थी बड़ी होने लगी थी। जब सानिया बड़ी होने लगी, वो जवानी की दहलीज पर कदम अव्वल रखने लगी, तो जो उसका पिता अहमद अब्बास था उसकी नीयत अपनी बेटी के ऊपर फिसलने लगी, क्योंकि बेटी उसकी सगी नहीं थी, उसके लिए सौतेली बेटी थी। तो अहमद अब्बास जब भी कभी बाहर से ड्रिंक करके आता तो ये अपनी बेटी को गलत तरीके से टच करता, उससे गंदी तरीके की बातें करता, डबल मीनिंग बातें करता। सानिया भी इतनी समझदार हो चुकी थी कि वो समझ चुकी थी कि अब्बू किस तरीके से मेरे साथ में हरकतें करते हैं। लिहाजा सानिया जब काफ़ी दिनों तक बर्दाश्त करती है, जब वो सोचती है कि ये चीज़ें बर्दाश्त के काबिल नहीं है, लिहाजा वो अपने पिता को, अपने अब्बू को बहुत ज़्यादा समझाती भी है, लेकिन जो अब्बू था वो दरिंदा बन चुका था। लिहाजा जो सानिया थी अपनी माँ ज़ैनब बीबी के पास में जाती है और उसे बताती है कि इस तरीके से अब्बू आते हैं और मेरे साथ में गलत काम करने की कोशिश करते हैं, मुझे गलत तरीके से टच करते हैं, मेरे सीने पे हाथ लगाते हैं, मेरे प्राइवेट पार्ट पर हाथ टच करते हैं। जो ज़ैनब बीबी थी, जब अपनी बेटी सानिया के मुंह से ये बातें सुनती है तो उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत अहमद अब्बास के पास जाती है और उससे सारा माजरा बताती है कि इस तरीके से सानिया मुझसे शिकायत कर रही थी। तो जो अहमद अब्बास होता है ये शुरू से जितनी भी बातें यहाँ पे ज़ैनब बीबी ने कही थी उन सारी बातों से मुकर जाता है और कहता है कि सानिया झूठ बोल रही है। ज़ैनब बीबी फिर से पूछती है, फिर ये अहमद अब्बास मुकर जाता है और लगातार अपनी बेटी के साथ में गलत काम करता। बेटी फिर माँ से शिकायत करती। माँ जो थी फिर अपने पति अहमद अब्बास से पूछती, अहमद अब्बास मुकर जाता। लिहाजा जो ज़ैनब बीबी थी अब ये पता लगाने की कोशिश करती है क्या वास्तव में जो अहमद अब्बास है मेरा पति है, वो मेरी बेटी सानिया के साथ में गलत काम करने की कोशिश करता है या फिर नहीं करता है। तो थोड़े ही दिनों तक जब ज़ैनब बीबी छुप कर इन सारी चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करती है तो ये समझ जाती है कि जो उसका पति अहमद अब्बास है, जब कभी भी ये शराब पी के आता है, ड्रिंक करके आता है, तो उसी समय ये मेरी बेटी सानिया के साथ में गलत काम करने की कोशिश करता है, उससे गलत तरीके से टच करता है। कभी उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाता है, कभी उसके सीने पे हाथ लगाता है, चेस्ट पे हाथ लगाता है। यानी इस तरीके की हरकतें वो अपनी सौतेली बेटी और मेरी सगी बेटी के साथ में लगातार कर रहा है। अब ज़ैनब बीबी तुरंत
अहमद अब्बास के पास पहुंचती है और कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम मेरी बेटी सानिया के साथ में गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। जब अहमद अब्बास ये देखता है कि जैनब बीबी ने सब कुछ देख लिया है, वो तुरंत 3-4 थप्पड़ जैनब बीबी के गाल पर रसीद देता है और कहता है कि तुम्हें खामोश रहना है, तुम्हें बिल्कुल किसी से कुछ कहना नहीं है, मेरी जो भी मर्जी आएगी मैं करूँगा। इसी तरीके से 23 नवंबर साल 2011 को जो अहमद अब्बास था शराब के नशे में घर आता है और उसी समय अपनी सौतेली बेटी सानिया के साथ में छेड़खानी करता है, उसको गलत जगह टच करता है। जैनब बीबी फिर से विरोध करती है। जब विरोध करती है तो फिर से अहमद अब्बास उसकी पिटाई कर देता है और पिटाई करने के बाद में कहता है कि तुम्हें मैं अपने घर में एक पल भी नहीं रखूँगा और मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसके बाद 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, यानी इस्लामी धर्म के हिसाब से उसको 3 तलाक दे देता है। 3 तलाक का मायना इस्लाम धर्म में काफ़ी है। इसलिए जो ज़ैनब बीबी होती है उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो तो समझ ही नहीं पाती है कि एक पल में उसका हंसता खेलता जो परिवार था कैसे उजड़ गया। उसके बाद में अहमद अब्बास कहता है कि ज़ैनब मैंने तेरी तलाक दे दी है और मैं तेरी बेटी सानिया से शादी करूँगा, उससे निकाह करूँगा और उसी के साथ रहूँगा। अब जब ये बात ज़ैनब बीबी सुनती है तो उसके पाँव तले से डबल ज़मीन खिसकती है कि एक तो मेरी तलाक हो गई, दूसरा ये दरिंदा जो है मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ में दरिंदगी करना चाहता है। लिहाजा इसी 23 नवंबर साल 2024 को ये अपने एक जो भांजा होता है जिसका नाम ज़हीर होता है उसे कॉल करती है। कॉल करने के बाद में उसे घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद में उसे सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है कि इस तरीके से मुझे अहमद अब्बास ने तलाक दे दिया, वो मेरी बेटी से निकाह करना चाहता है, उसके साथ में दरिंदगी करना चाहता है और पिछले कुछ समय से लगातार उससे छेड़खानी करता है। कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमें इस अहमद अब्बास से छुटकारा मिल जाए। ज़हीर और ज़ैनब बीबी काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं। सोचने के बाद में इनके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना जो अहमद अब्बास है उसका कत्ल कर दिया जाए और कत्ल इस तरीके से किया जाए कि किसी को कानो कान खबर ना लगे। इसी के लिए अगले दिन सुबह होती है और रात को जो ज़हीर था वो इसी अहमद अब्बास के घर रुका था, यानी ज़ैनब बीबी के घर रुका था। 24 नवंबर साल 2011 को ज़ैनब बीबी सुबह को उठती है, मेडिकल जाती है, वहाँ से 5 गोलियाँ नींद की लेके आती है, चाय बनाती है और अहमद अब्बास की चाय में वो 5 गोलियाँ डाल देती है। उसके बाद में अहमद अब्बास उस चाय को पीता है। उसे हल्की हल्की नींद की झपकियाँ आने लगती हैं, लेकिन ज़ैनब बीबी को अभी भी भरोसा नहीं था। वो दोबारा फिर से मेडिकल जाती है, मेडिकल से फिर 5 गोलियाँ लेके आती है, फिर से इस अहमद अब्बास के लिए 1 कप चाय बनाती है, फिर से उसे दे देती है। अहमद अब्बास 10 गोली नशे की अब तक ले चुका था। अब तुम समझ सकते हो कि 10 गोली नींद की अगर कोई व्यक्ति ले ले तो वो तो वैसे ही मरने के करीब है। लिहाजा जब ज़ैनब बीबी ये समझ जाती है कि अब ये नशे में पूरी तरीके से टुन हो चुका है, उसके बाद में ये अपने भांजे ज़हीर को बुलाती है। एक रस्सी लेते हैं। रस्सी लेने के बाद में एक तरफ से रस्सी ज़ैनब बीबी पकड़ती है, एक तरफ से ज़हीर पकड़ता है और इस अहमद अब्बास के गले में रस्सी डालकर दोनों तरफ से जब तक खींचा जाता है कि जब तक इसकी सांसें नहीं थम जाती। जब ये लोग कन्फर्म हो जाते हैं कि अहमद अब्बास की सांसें थम चुकी हैं, उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ते हैं। जो किसी का कत्ल करने का जुनून था उससे जब ये लोग बाहर आते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि हमने कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब इस डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। लिहाजा ये दोनों मार्केट की तरफ निकलते हैं। मार्केट में ये सोच के निकले थे कोई बड़ा सा बॉक्स लेके आएंगे, उस बॉक्स में इस अहमद अब्बास की डेड बॉडी को फिट कर देंगे, उसके बाद फेंक आएंगे। लेकिन फिर ज़हीर ज़ैनब से कहता है कि अगर हमें बॉक्स मिल भी गया तो हम लोग उस डेड बॉडी को इस बॉक्स में रखकर कैसे फेंकेंगे। फिर ये लोग वापस लौट आते हैं। वापस लौट के आने के बाद में ज़हीर अपने एक दोस्त रजब को कॉल करता है। रजब जो कि पेशे से कसाई था, मीट का काम किया करता था, उसे बहुत अच्छे से पता था कि किस तरीके से पीसेस बनाए जाते हैं मांस के। लिहाजा रजब को सारी बात बताता है, उसे अपने प्लान में शामिल करता है। उसके बाद में रजब जो था वो अपने सारे सामान, बड़े बड़े चाकू छुरियाँ लेके आ जाता है। उसके बाद में इस अहमद अब्बास की डेड बॉडी के बहुत ही बढ़िया तरीके से पीसेस बनाए जाते हैं, जिसमें सर काट कर मेज़ पर रख दिया जाता है टेबल पर, और हाथ और पाँव काट कर रख दिए जाते हैं। बाकी का जो धड़ होता है बक्से में रख दिया जाता है और जिस्म का थोड़े हिस्से का ये लोग कोरमा बना रहे थे। अब जब कोरमे के बारे में पुलिस पूछती है कि तुम लोग कोरमा क्यों बना रहे थे, तो जो ज़ैनब बीबी होती है वो बताती है कि हमने प्लान बनाया था कि थोड़ा थोड़ा कोरमा बनाएंगे और ये कहकर फेंक दिया करेंगे कि जो हमने कोरमा बनाया था वो ख़राब हो गया इसलिए फेंका जा रहा है। जिस मांस को लेके आया गया था वो सड़ गया है गर्मी की वजह से या फिर किसी और वजह से, या फिर इसमें मसाले ठीक से नहीं पड़े या फिर कोई और वजह। ऐसे करके बनाते रहेंगे और ऐसे ही करके फेंकते रहेंगे, जिसकी वजह से किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और हम इस डेड बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। बाकी दोस्तों जब इस खबर की और इस सारी चीज़ों की पुष्टि हुई और जब पाकिस्तान के अंदर इस पूरे खबर का फैलना चालू हुआ,
तो लोगों के मन में सिरहन दौड़ गई थी। लोग यही कह रहे थे कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, लेकिन फिर भी ज़ैनब बीबी ने गलत रास्ता चुना। लिहाजा पुलिस ज़ैनब बीबी और उसके जो भांजा ज़हीर होता है और जो रजब होता है, इन तीनों को गिरफ्तार करती है। इनमें ज़ैनब बीबी और ज़हीर के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है। इन पे हत्या का केस चलाया जाता है और रजब के ऊपर डेड बॉडी को इस तरीके से काटना, इस तरीके से पीसेस बनाने का जो केस था वो दर्ज किया जाता है। साल 2006-16 में ज़ैनब बीबी और ज़हीर को उम्र कैद की सज़ा होती है। रजब को 5 से 6 साल की सज़ा होती है। बहरहाल दोस्तों, जब ये कहानी पूरी दुनिया में फैली तो उस समय इस कहानी के बारे में हर किसी ने बात की थी। तो हो सकता है कि आप लोगों ने पहले कभी ये कहानी सुनी हो, लेकिन मैंने आप लोग को अपने शब्दों में, अपनी डिटेल में सुनाई है। और कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें जोधराम शरण है, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोधराम शरण, बैतूल जिला बाड़मेर राजस्थान से। तो जोधराम शरण जी, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में इंदिरा शर्मा है, लिखती हैं सुपर जी। तो इंदिरा शर्मा जी, बहुत दिनों के बाद आपका कमेंट्स आया, आपका शुक्रिया। सतबीर है, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भैया, तो आपका बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर हैं, पाकिस्तान से हमारी कहानी सुनते हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो भैया आपका शुक्रिया। जमालुद्दीन शाह हैं, गुड लिखते हैं, तो भैया आपका बहुत शुक्रिया। शावेज भाई, बहुत बढ़िया कहानी, प्यारे लाल और कातिल अजय ने योजना तो बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन पकड़ा गया। राजपुरा खबरनामा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान से कहानी सुनते हैं, आपका शुक्रिया। लईक अब्बास सुनते हैं कहानी, लिखते हैं लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सदर आलम है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हो? तो भाई मैं ठीक हूँ। उसके बाद में रहमत अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं? सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं आपकी सुनाई हुई कहानियाँ से अच्छी सीख मिलती है। रेनू सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनिल कुमार है, लिखते हैं नाइस स्टोरी। अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं, आपका शुक्रिया। और उस पर इंदिरा शर्मा जी कमेंट्स करती हैं, लिखती हैं सुपर, आपका बहुत शुक्रिया। मुकेश शर्मा है, लिखते हैं जय हिंद मलिक जी, मुझे लगता है कि प्यारेलाल अजय के चाचा नहीं बल्कि ताऊ थे। नहीं, वो चाचा ही थे। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश शर्मा जी। और उसके बाद में डेंजर बहू करके आइडिया है, लिखते हैं सर प्लीज़ अभिजीत रॉय लव स्टोरी कोलकाता की कहानी सुनाइए। तो कल के दिन मैं इस पर रिसर्च करूँगा और जैसे ही मुझे पूरी कहानी मिल जाएगी मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। उसके बाद में शील निधि है, लिखते हैं सर आज से मैं शेयर करता हूँ और आज से चेक करना। तो शील निधि जी, आपका बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, भाई वालेकुम सलाम, लिखते हैं नाइस स्टोरी। हम दुबई में रहते हैं, काम करते हैं और मैं रहने वाला यूपी सीतापुर का हूँ और थाना अटरिया। लगता है आप कहाँ से हो भाई? तो भाई मैं भी यूपी से ही हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जाकिर हुसैन है, लिखते हैं अजय की माँ ऐसा नहीं कर पाती थी, क्या मतलब है? तो समझ सकते हैं। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम। मलिक भाई हमारे दोस्त बांग्लादेश के हैं, उनका नाम लीजिएगा। नाम है आलमीन वज़ील मुख्तर मियाँ, दुबई से। तो आलमीन वज़ील मुख्तर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दी बैरिस्टर जी हैं, लिखते हैं ये कहानी भी बहुत बढ़िया थी। दी बैरिस्टर जी, आपका बहुत शुक्रिया। शील निधि हैं, लिखते हैं मलिक भाई मैं भी रोज़ चैनल पर क्राइम स्टोरी चेक करता हूँ, अक्सर सुनता हूँ, देखता हूँ। ये रिज़ल्ट मिला भाई, जो लव स्टोरी को प्रस्तुत करते हैं वो साफ़ सुथरी कहानी सुनाते हैं। आप साफ़ सुथरी कहानी सुनाते हैं, शायद इस वजह से व्यूज़ डाउन है। तो शील निधि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्राइम स्टोरी सुनाता हूँ और मेरा फोकस क्राइम स्टोरी पे ही है, व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन आप लोग जिस तरीके से मेरे साथ में लॉयल तरीके से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।